अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं अरीछा का एक छोटा सा नावल जो भाई और बहन के प्यार के रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंधन मोहब्बत का बाय अरीछा। इब्राहिम अभी अभी घर आया था जब ऐमन और हमाद आगे पीछे भागते हुए इसकी तरफ आए। हमाद पहले आकर बाप के गले लग गया, जबकि इसकी प्रिंसेस छोटी होने की वजह से रेसिंग में अपने भाई का मुकाबला नहीं कर सकी थी। बाबा आदि भैया ने मेरे बाल खींचे, ऐमन ने बकायदा अपने बालों की नन्ही नन्ही पोनियों को छूकर बताया, जैसे इब्राहिम जानता ही ना हो कि ये बाल किस चिड़िया का नाम है। आदि तुमने बहन के बाल क्यों खींचे? इब्राहिम चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाकर बोला था। बाबा, इसने मुझे ओगी कहा। आदि ने किसी कार्टून का नाम लेकर अपनी सफाई पेश की। तब आपने मुझे पिंक पैंथर कहकर बुलाया था। ऐमन भी अपना मुकदमा खुद लड़ने लगी थी, जबकि समरा इनके करीब खड़ी दोनों की शिकायतनामा खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो इनके बाप के सामने अपनी शिकायतों का पटारा खोल सके। फिर आखिरकार इब्राहिम ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों की सिला करवाई और अपने कमरे में चेंज करने आया। इब्राहिम और समरा के दो ही बच्चे थे, एक हमाद जो 6 साल का था, जबकि दूसरी ऐमन जो 4 साल की थी। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन बहुत ज्यादा लड़ते भी थे। इन दोनों की छोटी छोटी लड़ाइयों में इब्राहिम अपनी इकलौती बहन ऐमन को बहुत मिस करता था। ईमान को बहुत मिस करता था, जो 8 साल पहले शादी के बाद लंदन चली गई थी। पाला सबका तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। दोनों को माँ ने पाला था और दोनों में मिसाली मोहब्बत थी। हर वक्त एक दूसरे से लड़ते और फिर कभी ना बात करने का ऐद करते, फिर 15 से 20 मिनट बाद पहले जैसे हो जाते, बिल्कुल ऐमन और हमाद की तरह। क्या वो इस तरह से मिस करती होगी? क्या वो भी अपने बच्चों में अपना बचपन ढूंढती होगी? शायद सोचते सोचते इब्राहिम नींद की वादियों में गुम हो गया था। वो ऑफिस में बैठा अपना काम खत्म कर रहा था। थोड़ी देर में से घर के लिए निकलना था। फिर फोन उठाकर समरा से पूछने लगा कि इसने आज क्या क्या लाने को बोला था। अब इसने फोन उठाया ही था कि लंदन से कॉल आने लगी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। लंदन से अफजाल का फोन था। अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई, कैसे हैं आप? बच्चे कैसे हैं और ईमान कैसी है? इसने फोन उठाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, इब्राहिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इब्राहिम भाई, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं बच्चे और ईमान हम सब पाकिस्तान आ रहे हैं। वो दरअसल मेरी बिजनेस पार्टनर की शादी है। माहम को भी छुट्टियाँ थी, तो इसलिए हमने आने का प्लान बना लिया। मोस्ट वेलकम, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। कब तक आ रहे हैं आप? इब्राहिम ने खुशी से पूछा। वो पिछले 8 साल से अपनी बहन को देखने के लिए बेचैन था। इंशाल्लाह परसों तक हम पाकिस्तान में होंगे, अफजाल बताया। फिर एक दो बातों के बाद फ़ोन बंद हो गया। खुशी का कोई ठिकाना न था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी बीवी बच्चों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता था। आज तो इब्राहिम के घर ईद का समय था। हर कोई खुश था। इंतजार तो अभी से शुरू हो चुका था। समरा पहली बार अपनी ननद से मिलने जा रही थी। फोन पर बात तो होती रहती थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो एक दूसरे को समझ पाती। जब इसकी इब्राहिम से शादी हुई तब इसे गए हुए मुश्किल 5 माह हुए थे, जिसकी वजह से शादी तक ना आ सकी। शादी के 4 साल तक ईमान के यहाँ कोई औलाद ना हुई थी। अफजाल बहुत अच्छा इंसान था, इसने ईमान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और 4 साल बाद इन्हें बेटी की सूरत में खुशी नसीब हुई थी, जिसका नाम उन्होंने माहम रखा था। माहम 4 साल की थी, जबकि इनका छोटा मेहमान तो अभी अभी दुनिया में आया था। साहिल अभी सिर्फ 3 माह का था। इब्राहिम का करीबी रिश्ता बस यही था, क्योंकि बाप के शहीद होने के बाद रिश्तेदारों ने इसका साथ छोड़ दिया था। इनकी माँ ने अकेले ही इन्हें पाला था। बाबा, फिर पुप्पो आपसे लड़ती थी? हमाद और ऐमन इसके करीब बैठे इसके और अपने पुप्पो के बचपन के किस्से सुन रहे थे, जबकि समरा भी बैठी साथ मुस्कुरा रही थी। अरे वो लड़ती नहीं थी, बल्कि मेरे सर पर एक बाल नहीं छोड़ती थी। वह मुस्कुराया। पुप्पो गंदी है। ऐमन से अपने बाप का दुख बर्दाश्त न हुआ। इसका बाप तो हीरो था, वो कैसे बर्दाश्त करती? इसके लिए मुंह का डिजाइन बनाकर बोली थी। अरे नहीं मेरी जान, पुप्पो बहुत अच्छी है, आप मिलोगी ना इनसे आपको खुद पता चल जाएगा। इब्राहिम ने इसे गोद में लिया। बच्चों के सोने के बाद समरा कमरे में आई तो इब्राहिम अभी तक जाग रहा था। हाथ में अपने बचपन की एल्बम पकड़े किसी तस्वीर पर मुस्कुराता तो किसी तस्वीर पर अफसरदा हो जाता। बहन भाइयों का साथ तो बस यादें छोड़ जाता है। वो अपने शोहर के इंतजार का अंदाजा लगा सकती थी। वो अंदर आई तो इब्राहिम एक बार फिर से अपने बचपन के बारे में बताने लगा। वो भी करीब बैठकर इसकी बातें सुनने लगी। वो जानना चाहती थी कि इसकी ननद कैसी है। इसके घर में तो हर बात इसका जिक्र होता था। शादी के 5 साल तक अम्मी इसे ईमान के बारे में बताती रही। फिर इनका इंतकाल हो गया। तब ईमान माँ बनने वाली थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के इंतकाल पर भी ना आ सकी थी। और अब 8 साल के बाद वो इस घर में वापस आ रही थी। 8 साल के बाद इब्राहिम से दोबारा मिलने जा रहा था। 8 साल पहले सुबह आसानों से पहले इसकी आंख खुल गई। इसके साथ हमेशा ऐसा ही होता था। वो कुछ देर ऐसे ही लेटे लेटे अजान की पुकार का इंतजार करने लगी। अजान के बाद आवाज़ इसकी अम्मी की हुआ करती थी। शायद वो भी अजान से पहले जाकर अपने खुदा की हजूर हाजिरी का इंतजार करती थी और इस काम में अपनी औलाद को भी शामिल रखती। इब्राहिम बेटा, ईमान बेटा, उठो, नमाज का वक्त हो गया है। वो हमेशा से पहले इब्राहिम को जगाती, क्योंकि वो रात को काम से देर से वापस आता था और इसे जागने में मुश्किल होती थी। ईमान पहली ही आवाज़ में उठ गई। अम्मी आप वुजू कर इसके मोटे को
इस मोटे को मैं जगाती हूँ। ईमान ने इब्राहिम की चारपाई को घूरा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूरता है। तुम रहने दो, जाओ वुज़ू करो, मैं खुद जगाऊंगी अपने बच्चे को, बेचारा रात काम से थक हारा आता है और तुम सुबह सुबह इसे तंग करने में लग जाती हो। अम्मी के लहजे में इब्राहिम के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी और आज फिर अम्मी की वजह से ईमान अपना एतवार वाला बदला नहीं ले पाएगी। जब दोपहर में सोते हुए इब्राहिम ने इस पर ठंडा फ्रिज का पानी गिराकर इसकी नींद का बेड़ागर कर दिया था। इसने गुस्से से इब्राहिम की चारपाई को घूरा जिसमें इब्राहिम का पैर हिल रहा था, मतलब वो जाग रहा था। इसका प्लान नाकाम होने की खुशी में अपने पैर से जिसको करवा रहा था। अब अम्मी मोहब्बत से इसके सराहने बैठी से आवाज़ दे रही थी और इब्राहिम ने कसमसा कर अपनी सर अम्मी के गोद में रख दिया था। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता इस घर में, वो मुंह बनाकर वुजू करने जाने लगी थी। अरे कालू, तुझे तो हम इस घर से रुखसत करके बाहर फेंकेंगे, फिर देखना तू और अम्मी और मेरा प्यार। इब्राहिम ने चलती तेल तेल का काम किया था। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, और अगर कहीं जाऊंगी तो मैं अपनी अम्मी को साथ लेकर जाऊंगी, न कि आपको और आपकी बीवी के पास छोड़कर जाऊंगी जो दिन रात मेरी माँ पर जुल्म और सितम के बहार तोड़े। वो ऊंची आवाज में बोलती वुजू के बाहर आई। ओ कालू, मेरी कौन सी जालिम बीवी है। इब्राहिम सर खुचाते हुए बिस्तर से उठा। अभी नहीं है, बाद में होगी ना। हिमा ने इसके मुस्तकबिल का नक्शा खींचा था। तुम दोनों की तो मैं तुम दोनों की तो मैं शुरू हो गई। जाओ जाकर नमाज अदा करो। सुबह उठते ही जब तक एक दूसरे से लड़ ना लो तुम लोगों को सुकून नहीं मिलता। अम्मी ने दोनों को डपटा तो दोनों ही खामोशी से नमाज अदा करने चले गए थे। आसिया के 2 ही बच्चे थे कि इब्राहिम जिसकी उम्र 24 साल थी और एक कंपनी में जॉब करता था, जबकि ईमान 19 साल की थी और कॉलेज में पढ़ती थी। इनके अपने वालिद मैनेजर रिजवान सदीकी एक मिशन में अपने वतन के नाम पर अल्लाह की राह में शहीद हो गए थे। इस वक्त ईमान 1 साल की थी जबकि इब्राहिम 6 साल का था। उम्र में 5 साल का फर्क होने के बावजूद भी ईमान अपने भाई से सिर्फ मतलब के वक्त ही कहती थी। ईमान इसे भाई सिर्फ मतलब के वक्त ही कहती थी। रिजवान की शहादत के बाद पेंशन से गुजारा मुश्किल होता, लेकिन आसिया शुक्र अदा करने वाली औरत थी। इसने बहुत सब्र से वक्त गुजारा था। अब इब्राहिम 40,000 महाना कमाता था, जबकि ईमान हर सोच और फिक्र से दूर अपनी पढ़ाई जबकि ईमान हर सोच और फिक्र से बहुत दूर अपनी पढ़ाई में मसरूफ, प्लस इब्राहिम से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। ये इन दिन अफराद का हंसता खेलता घराना था। ईमान, अल्लाह करे जो मेरा फ्रिज में रखा हुआ पिज़्ज़ा खाए इसकी फेवरेट ब्लू शर्ट जल जाए। ईमान ने ऊंची आवाज़ में दुआ मांगी। इब्राहिम के हाथ रुके थे। इसने घूरकर ईमान को देखा क्योंकि वो इस वक्त इस्त्री स्टैंड के साथ कर अपनी फेवरेट लकी ब्लू शर्ट इस्त्री कर रहा था, जिसको ईमान से इस्त्री करवाने का रिस्क वो नहीं ले सकता था। तुम्हारी बददुआ से चूंटी को भी चोट ना लगे। इब्राहिम कहकर अपने कान में मगन हो गया और इसके बाहर जाने का इंतजार करने लगा। मैं किसी चूंटनी को बददुआ दे भी नहीं रही, मैं इस 6 फुट के खरगोश को कह रही हूँ जिसकी नज़र मेरे पिज़्ज़े पर है। ईमान ने बेनियाजी से कहा। ओ ऑफ कोर्स की बुक वो अपने कोर्स की बुक उठाकर यहीं बैठ कर पढ़ने लगी क्योंकि इसकी मौजूदगी में वो कमरे से बाहर जाने का रिस्क तो नहीं ले सकती थी। तुमने मुझे खरगोश कहा, वो भी सिर्फ पिज़्ज़े के लिए जो मैं खुद लेकर आया था। बात इतनी बड़ी नहीं थी, वो अक्सर ही इसे किसी न किसी खिताब से नवाजती रहती थी। हाँ, मैंने खरगोश कहा, वो भी इस पिज़्ज़े के लिए जो तुम खुद लेकर आए थे, और अपना हिस्सा खाकर दोस्तों के पास चले गए थे। अब ये मेरा हिस्सा जिस पर मेरा हक है, इस पर हर गंदी नजर डालने का मुकाबला मैं अपनी जान पर खेलकर करूंगी। माना जज्बात से भरपूर लहजे में कहा। इब्राहिम ने एक साथ आह भरकर इसकी ओवर एक्टिंग को देखा और अपने काम में मगन हो गया। ईमान बेटा आटा गूंद लो। बाहर से अम्मी की आवाज़ आई तो इब्राहिम शरारत से मुस्कुराया था, जबकि इसकी इस तरह से मुस्कान पर ईमान ने घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। जान पर खेल कर हिफाजत करेगी। इब्राहिम सलीके से शर्ट हैंग करता बड़े स्टाइल से फ्रिज के पास आया और हैंडल पे हाथ रख के अपनी तरफ खींचा। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? इब्राहिम ने सोचा, फिर गौर करने पर पता चला कि छिपकली फ्रिज लॉक करके गई है। चलो छोड़ो, इतने मजे का था भी नहीं, ये नहीं अंगूर खट्टे हैं। इब्राहिम तैयार होकर बाहर निकला जहाँ ईमान आटा गूंद कर अपने दर्द साफ कर रही थी। ईमान ने पहले की दान की नुमाइश की और फिर अपनी जुबान दिखाई। मुझे इस बार मत दिखाया करो, मेरी ज़्यादा लंबी है। वो बाकायदा अपनी ज़ुबान दिखाता हुआ बाहर निकल गया था। अम्मी ये देखिए मेरा कुर्ता, इसने ठीक से नहीं धोया। वो अपना कुर्ता इसका अम्मी ये देखिए मेरा कुर्ता, इसने ठीक से नहीं धोया। वो अपना कुर्ता अम्मी के सामने करता बोला। हाँ अम्मी, पता नहीं कहाँ से साफ नहीं हुआ। वो भी सर पर आकर खड़ी हुई थी। हर काम में गलतियाँ निकालता है, मचाल है जो तारीफ के 2 बोल बोल दे। हर वक्त कीड़े निकालने होते हैं इसे। वो भी आकर शुरू हो गई थी। ये देखिए इसने मेरे कपड़े धोए हैं। वो कहाँ है वो भी कहाँ है वो भी कहाँ हिम्मत हारने वाला था। और उठे, मेरा कमरा देखें आप। गर्मी होने की वजह से आजकल वो तीनों ही बाहर सेल में सोते थे, लेकिन इब्राहिम को अपना कमरा साफ चाहिए था, तभी शुरू हो गया था। हाँ ये बात मैं मान लेती हूँ कि टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने अभी साफ नहीं किया, लेकिन ये कपड़ों वाला बिल्कुल झूठ है। ईमान अपनी सफाई में बोली थी। हाँ भाई, एक तुम ही हो सच्ची, बाकी सब झूठे हैं इस घर में। वो मुंह बनाकर बोला था। देखो तुम जैसे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मासूम मम्मी को झूठा मत बोलो। ईमान ने इब्राहिम की बात काटी थी। बस कर दो तुम दोनों, एक तो सुबह सुबह सूरज शुरू होता है, तुम दोनों शुरू हो जाते हो। कोई एक दिन तो आई जिस दिन मैं तुम लोगों को बता सकूं कि आज मेरे घर में लड़ाई नहीं हुई। इंडिया पाकिस्तान की तरह लड़ते हो दोनों। अम्मी दोनों को डांटते हुए इस कमरे साथ कमरे की बेडशीट सिलाई कर रही थी, जबकि इन दोनों की इशार
इशारा में लड़ाई जारी थी। शाम का वक्त था, वो घर में दाखिल हुआ। अम्मी को सलाम करके सबसे पहले वो बड़े कमरे में पहुंचा, लेकिन यहाँ आकर रिमोट ईमान के हाथ में देखकर इसका मूड ऑफ हो गया था। आज पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका था, जिसकी वजह से इब्राहिम जल्दी ऑफिस से आया था। अरे छिपकली, रिमोट मुझे 2 मैच देखना है, इसलिए जल्दी घर आया हूँ। इब्राहिम ने रिमोट छीना चाहा। मैं ड्रामा देख रही हूँ, इलानिया कहा और देखने में मगन हो गई। वाह भाई, थका हारा भूखा खा रहा है और तुम टीवी देख रही हो। जाओ मेरे लिए खाना लाओ, इसने हुक्म दिया। खाना वक्त पर खाया जाता है और इस वक्त शाम के 5 हुए हैं। आपको 7 बजे खाना मिल जाएगा। और वैसे भी आपने दिन को फोन करके अम्मी को बताया था कि आप लंच कर चुके हैं, तो बेहतर होगा कि मेरे सामने दिन में खाना नहीं खाया वाला ड्रामा ना करें। मेरे आधे घंटे के सिर्फ 5 ड्रामे ही हैं, खत्म होने तक इंतजार करें। ईमान हरी रंजनदी दिखाते हुए बोली। इस घर में सिर्फ एक ही टीवी था, अम्मी ने वो टीवी लाने ही नहीं दिया। और इनका कहना था कि हर कमरे में अलग अलग टीवी होगा, तो जो थोड़ी देर हम साथ मिलकर एंजॉय करते हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। ईमान, बीबी पानी का वक्त नहीं होता, वो तो बेवक्त पिया जा सकता है ना। इब्राहिम ने चपा चपा कर कहा तो ईमान गुस्से से घूरते हुए उठी और इसके लिए पानी लाने चली गई थी। जबकि इस वक्फे में इब्राहिम ने सोफे का चप्पा छान मारा, लेकिन फिर भी रिमोट न मिला, तो वापस आराम से बैठ गया। अम्मी को टीवी के ऊपर लगे बटनों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद न थी, और अब इनके अंदर भी पाकिस्तानी अम्मी जैसा कुछ तो था। ईमान वापस आई और पानी लाकर टेबल पर रखा और दोबारा बैठ गई। फिर से दिखाते हुए अपने दुपट्टे से रिमोट निकाला और आवाज तेज की। फिर एक नजर इसकी तरफ देखा जो गुस्से से घूर रहा था। अम्मी देखे मैं कुछ भी नहीं करी, फिर भी भाई मुझे घूर रहे हैं। ईमान ने ऊंची आवाज में रोती शक्ल बनाकर कहा, जिसमें इब्राहिम के लिए अदब और एहतराम था। अम्मी को अपनी टीम में लेना था। इब्राहिम क्यों बहन को तंग करते हो? अम्मी के पास पर इब्राहिम ने फिर से घूरा और उठा ताकि हम बाहर अम्मी के पास आ सके। मैच से वैसे भी इस मेंढकी ने देखने नहीं देना था, और स्टार प्लस की गोपी बहू की शक्ल और ओवर एक्टिंग बर्दाश्त करना इसके बस से बाहर था। इसे जाते देखकर ईमान ने जुबान की नुमाइश की, जिसे इब्राहिम सह गया, उठकर बाहर आ गया था। मानो उठना, यार इब्राहिम कब से ईमान की चारपाई हिला रहा था, क्या मसला है भाई, सोने देना। ईमान चादर खींचकर वापस सोने लगी। ईमान, यार उठ जा, कसम से बहुत भूख लगी है, इब्राहिम ने मजलूमियत से कहा। हाँ तो किसने कहा था शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करके रात का खाना गुल कर दो? अच्छा ना यार, हो गई गलती, अब उठा देना, अब उठना, कुछ बहुत भूख लगी है, इब्राहिम फिर से बोला था। तो ईमान को इस पर तरस आ गया, उठकर जाने लगी तो इब्राहिम भी इसके साथ आ गया था। तो ईमान को इस पर तरस आ गया और वो उठकर जाने लगी, तो इब्राहिम भी इसके साथ आया था। मैं दाल नहीं खाऊंगा, इब्राहिम मुंह बनाकर बोला, तो ईमान ने घूर कर इसे देखा था। मतलब बंदा रात के 2:30 बजे भी नखरे उठाए। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में शाही कोफ्ते पेश करने से कासर हूँ बादशाह सलामत। ईमान दांत पीस कर बोली थी। चलो शाही कोफ्ते न सही, फ्रेंच फ्राइज तो खा ही सकती हो। बादशाह की दासी, इब्राहिम ने शरारत से कहा, क्योंकि इन दोनों के फेवरेट थे। वो मुस्कुराई और आलू काटने लगी। चॉकलेट खत्म हो गई है फ्रिज से, ईमान ने बताया और काम में लग गई, जबकि इब्राहिम भी इसके साथ काम पर लगकर प्लेट और केचप निकालने लगा था। और फिर दोनों बहन भाइयों ने रात के 2:30 बजे ये छोटी सी पार्टी की थी। हमें देखे अपने लाडले को जूते निकालने के चक्कर में मेरी सारी सेटिंग खराब कर दी। वो सुबह ही सुबह अपनी शिकायतों का पटारा खोलकर बैठ गई थी। बोलने दे इसे, जब तक ये वापस सारी सेटिंग ठीक नहीं करता। बोल दे इसे, जब तक ये सारी सेटिंग ठीक नहीं करता इस घर से बाहर नहीं जा सकता। वो हुक्म देखकर एक बार फिर से बरामदे में पोछा लगाने लगी। अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं वापस आकर लड़ लूंगा, वो कहता हुआ बाहर जाने लगा। आकर खुद सफाई करोगे, मैं नहीं करने वाली, वो इसे सुनाती रूम में जाकर सेटिंग करने लगी। साथ बड़बड़ाहट भी जारी थी। शाम को घर वापस आया तो अभी तक रूठी बैठी थी। इसे देखते ही मुंह बनाकर चली गई। इब्राहिम बेख्तियार मुस्कुराया। अब इसकी मेंढकी प्लस छिपकली को मनाना पड़ेगा। अम्मी ये रस मलाई अब कौन खाएगा? जिसके लिए लाया था वो तो नाराज है। रस मलाई का नाम सुनते ही ईमान सारी नाराजगी भूलकर भागकर इसके लिए पानी लाई। भाई आप बहुत थक गए होंगे ना, वो मुस्कुराते हुए ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वो जो रस मलाई इसके लिए लाई गई है वो बराए मेहरबानी इसके हवाले कर दी जाए। अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लो तुम्हारे लिए लाया था। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए रस मलाई वाला शापर इसकी तरफ भराया था, जिसे लेकर वो खुशी खुशी किचन में आ गई। मेरे क्यूट खरगोश, वो बरबराते हुए रसमलाई खाने लगी। अम्मी आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है, आपका चेकअप करवाना है, वो शूज पहनते हुए बोला। तभी ईमान ने अपनी लिस्ट आकर इसके हाथ में दी थी। हर माह की पहली तारीख को अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाता था, जबकि ईमान की लिस्ट लेकर इसको सारी चीजें लाकर देता था। अम्मी इसकी लिस्ट लंबी होती देखकर हर मर्तबा दान देती, मगर इब्राहिम कहता अम्मी ना डांटा करे, इसका हक है। और इस दिन के बाद ईमान अपने भाई के सदके वाली जाती है। अभी अब पता लगती कि ये दिन महीने में बस एक ही बार आता था, बाकी पूरा महीना तो वो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ते गुजारते थे। दुनिया का वाहिद रिश्ता जिसमें लड़ने में भी मजा आता था, और फिर इस लड़ाई के बाद की नाराजगी की मुद्दत भी कोई नहीं होती थी। भाई मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई, वो अपना ब्लैकबेरी इसके सामने रखते हुए बोली थी, जो अभी 2 महीने पहले ही इब्राहिम ने इसे लाकर दिया था। वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत लिए इब्राहिम के सामने खड़ी थी। इब्राहिम ने एक नजर इसका चेहरा देखा, फिर सोफे से रिलैक्स होकर टेक लगाकर बैठा। ईमान मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर कोई मालिश कर दे तो। वो बात अधूरी छोड़ गया, जबकि ईमान की स्पीड देखने के लायक थी। वो भाग कर गई और तेरे हाथ में लेकर वापस आई। मैं अभी आपका सर दर्द दूर करती हूँ। वो चुटकी बचाकर इसके सर की मालिश करने लगी। तकरीबन 15 मिनट की मालिश के बाद इब्राहिम पर सुकून हो गया था। फिर शरारत से बोला, यार अब ऐसे आराम नहीं आएगा, तुम चाय ले आओ। एक और आर्डर पर ईमान ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई, जबकि अंदर से दिल चाह रहा था कि ऐसे भाई को कहीं पर भेज जाए। अभी चाय आती
अभी चाय ले आती हूँ। भाई वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ गई थी, जबकि इब्राहिम अपना कहकर रोके सुरक्षित रलिये से जाता हुआ देख रहा था। इसने अच्छी सी चाय बनाकर इसके सामने रखी और टीवी का रिमोट लेकर बैठने लगी। आज शाम को बड़ी अच्छी फिल्म दिखा रहे हैं, वो फिल्म वाला चैनल लगाना, इब्राहिम ने कहा। बल्कि ईमान ने इस बार इसे थोड़ा सा घूरा था, यानी कि आज इसे अपने गोपी बहू पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। भाई मेरे ड्रामे, वो बेबसी से बोली थी। हाँ क्या हुआ है तुम्हारे फोन को, कुछ बता रही थी तुम, इब्राहिम ने फौरन याद करवाया। ईमान ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और रिमोट इसके हवाले कर दिया। आप देख लें, मेरा कहकर रिपीट पर देख लूंगी। हाँ तो तुम्हारे फोन की स्क्रीन टूट गई, कल एक मीटिंग है मेरी, मेरे कल ऑफिस के ड्रेस के साथ रख देना, और अगर ऑफिस ड्रेस पसंद आ गई तो साथ ले जाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बेनियाजी से बोला और टीवी देखने लगा, जबकि इस बार ईमान का दिल चाहा था कि पूरा का पूरा टीवी उठा के इसके सर पर दे मारे। रगड़ रगड़ कर धोया हुआ ईमान इसके करीब से उठी और इसके कमरे में आकर इसकी फेवरेट ब्लू शर्ट निकाली, जो पहले ही धुली हुई थी। इसे एक बार फिर से रगड़ रगड़ कर धोया और फिर धोने के बाद जमा जमा कर इस्त्री किया। फिर सलीके से हैंग करके इसके साथ इसके बूट को भी पॉलिश करके चमकाए। फिर मैचिंग टाई निमलाई और इसके साथ ही अपना फोन रखकर बाहर आ गई। और फिर बाहर आकर इसने अलग से कुछ बनाने लगी, क्योंकि आज की तारीख में इब्राहिम साहब के गले से बिंदी तो गुजरनी नहीं थी। काश सवाल फोन करना होता, फिर इसे बताती कि ईमान चीज क्या है। अरे बहन क्या अरे बहन क्या बताऊं, लड़का लंदन में रहता है, सारा खानदान ही बाहर है, अच्छी लड़की की तलाश में है, लड़का अपना कमाता है अलग से, वहाँ इसका अपना घर है, बस शादी जल्दी करना चाहते हैं। तुम्हारी बेटी की किस्मत जाग जाएगी, तुम कहो तो बात आगे चलाऊं। आज सकीना इनके घर आई थी, जो रिश्ता करवाती थी, ईमान के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। आसिया को हर लिहाज से वो अच्छा लग रहा था। सकीना भाई मेरा बेटा आ जाए तो इसे बात करके बताती हूँ, आसिया ने अच्छी उम्मीद दिलवाते हुए कहा। इब्राहिम आ जाए तो बताऊंगी, इसे मुझे तो अच्छा लग रहा है। आसिया को अपने बेटे के लिए आया पहला रिश्ता ही बहुत पसंद आ रहा था। ईमान की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। आप पहले ईमान से पूछे, लड़का जैसा भी है, मगर मैं ईमान की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो और ऊपर से आप इन लोगों को देखें कितनी जल्दी मचा रहे हैं। ईमान की अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है, किसी दूसरे मुल्क में तो हरगिज़ ईमान को इतनी दूर नहीं भेज सकता। अम्मी इसकी शादी कर दे तो हम कैसे रहेंगे इसके बगैर, मैं कैसे रहूंगा इसके बगैर। अपनी बहन से दूर होने का ख्याल भी इब्राहिम को उदास कर गया था। भाई मेरा फोन वापस लेकर आए। वो अभी कमरे की तरफ आई और बहुत मोहब्बत और इज्जत और एहतराम से पूछने लगी, जबकि इब्राहिम ने उठकर इसे अपने सीने से लगा लिया था। भाई मेरा फोन ठीक हो गया ना? ईमान ने बेयकीनी से पूछा। हो सकता है इसका फोन ठीक ना होने की वजह से इब्राहिम इसके साथ अफसोस का इजहार कर रहा हो। हाँ ये लो, इसने अपनी जेब से हाँ ये लो, इसने अपनी जेब में हाथ डालकर फोन निकालकर इसे दिया और खुद बाहर चला गया। अम्मी से क्या हो गया? इब्राहिम के बारे में सोचती हुई वो अम्मी से पूछने लगी। झल्ला है और क्या तेरी शादी की बात कर रही थी तो उदास हो गया, कहता है मैं कैसे रहूंगा अपनी बहन के बगैर। अम्मी भी मुस्कुराते हुए बाहर निकलाई, जबकि ईमान की सुई वही अटकी हुई थी। मेरी शादी, वो रोज रिश्ता देखने और ईमान को पसंद करके चले गए। इन लोगों को शादी की जल्दी थी और हाल ही से रिश्ता परफेक्ट था कि अफजाल बहुत अच्छा इंसान था, जबकि इनकी शादी की बहुत जल्दी थी, जबकि इनको शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि इन लोगों को वापस जाना था। और इब्राहिम को इसी बात पर एतराज़ था, लेकिन इसकी माँ ने इसे समझाया कि ऐसे रिश्ते रोज़ नहीं आते, हमारी बुच्ची खुश रहेगी वहाँ। अम्मी के कहने पर वो मान गया, लेकिन उदासी इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ईमान के सामने वो अपने आप को खुश रखने की बहुत कोशिश करता और बार बार इसे कहता तुम चली जाओगी तो जान छूटेगी हमारी, जिस पर ईमान की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते और वो ना जाने कितनी ही देर लगाकर इसे मनाता। इब्राहिम ने शादी की सारी तैयारी अपनी मर्जी से की, इसने दिल खोल कर अपनी बहन पर खर्च किया था, एक एक चीज़ को खुद चेक किया ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। ये सब कुछ करते हुए बार बार इसकी आंखें नम हो जाती, जिन्हें वो साफ करते हुए फिर से अपनी बहन की खुशियों में शामिल हो जाता। निकाह बहुत सादगी से हुआ था, लेकिन शादी इसने बहुत धूमधाम से करवाई थी। इसकी इकलौती बहन की शादी थी। निकाह के 2 दिन के बाद ही ईमान की रुखसत हो गई। कहते हैं कि भाई की मोहब्बत का अंदाजा बहन की रुखसती के दिन होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इब्राहिम इसके गले लगकर इतना रोया कि जितना ईमान भी न रोई। ईमान की रुखसती के बाद घर बिल्कुल वीरान हो गया था। इब्राहिम ने खुद ईमान के पासपोर्ट का बंदोबस्त करवाया था। अभी 4 दिन में सिर्फ 4 दिन के बाद ही ईमान पाकिस्तान छोड़ गई। वो ईमान को रोज फोन करता था, लेकिन अम्मी कहती थी कि रोज रोज उसे फोन मत किया करो, आखिर वो अपने घर वाली है अब। लेकिन वो अपनी अम्मी को कैसे समझाता, इसके बगैर सब कुछ कितना बेरान हो चुका था। वो अपनी बहन को कितना मिस करता था। हर एक बात में वो अपनी बहन को याद करता था। वो अपनी माँ को कैसे समझाता कि इसने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया है। अब वो ना कपड़ों में गलतियाँ निकालता था, ना ही खाने में। अपने ज़्यादातर काम अपने हाथों से करने लगा था। अम्मी की तबीयत अब भी बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। अम्मी ने रोज़ फ़ोन करने पर मना किया, तो अब वो हफ्ते में एक बार फ़ोन करता था। लेकिन हफ्ते के बाद ईमान का कहीं ना कहीं इफ्जाल के साथ जाने का प्लान बना होता। आज वो ईमान से बहुत देर बातें करने का इरादा रखता था। इससे बात करते हुए तकरीबन 5 मिनट ही हुए थे कि इफ्जाल की आवाज़ आई, चलो ईमान बाहर घूमने चलते हैं। इफ्जाल ने मोहब्बत से ईमान को पुकारा था। इफ्जाल में भाई से बात करी हूँ, अभी नहीं। ईमान से जवाब दे कभी से इब्राहिम की तरफ मतवज्जो हो गई। ईमान तुम जाओ, अफजल भाई तुम्हारा इंतजार करें, बस इतना कहकर इसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद वो इससे कम ही बात करता। हफ्ते में एक आध बार बात होती, वो भी हैरियत पूछकर बंद कर देता। अम्मी ठीक है थी, अब इसका अपना घर है। शुरू में ईमान बहुत नोट करती, फिर वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। सच ही कहते हैं कि लोग बहन भाई अपनी मर्जी से अलग नहीं होते, बल्कि जिम्मेदारियां इन्हें अलग कर देती हैं। इब्राहिम अपने दोस्त की शादी पर गया, जहां समराय से पसंद आ गई। वो इसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। घर आते ही इसने सबसे पहले अपनी पसंद अपनी माँ को बताई। वो तो कब से इंतजार में बैठी हुई थी, फौरन ही रिक्शा लेकर वहां पहुंच गई। रिश्ता मंजूर होने के बाद उन्होंने ईमान को बताया। ईमान ने यानी कि बहुत जिद की, जिस पर इफ्जाल ने इब्राहिम को फोन किया। इब्राहिम भाई प्लीज समझने की कोशिश करें, काम बहुत ज्यादा है और वो जिद कर रही है, प्लीज आप खुद इसे समझाएं। अफजाल ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, तो इब्राहिम ने मजबूर होकर ईमान को फोन किया, इसे आने के लिए मना कर दिया। अब ईमान अपने भाई को कैसे समझाती कि अपने भाई की शादी हर बहन का होब होता है। ईमान के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। काफी दिन वो इसे
काफ़ी दिन तक वो भाई से नाराज़ रही। इब्राहिम ने इसे मनाने की हिम्मत भी ना कर पाया था। फिर वो खुद ही एक दिन राज़ी हो गई। दूरियों की सदा होते होते बातें कम हो गई। अब लड़ने के लिए एक बात नहीं मिलती थी। वो मज़े से एक दूसरे से बात करना और आधी रात को उठकर पार्टीज करना, वो बात बात पे इसको कालू कहकर चिढ़ाना बहुत पीछे छूट गया था। अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके थे। यहाँ बचपने की कोई गुंजाइश ना थी। समरा बहुत प्यारी थी और अम्मी और इब्राहिम का बहुत ख्याल रखती थी। वो समरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन हमाद के आने के जाने के बाद इसे समरा से और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। इसे और भी समरा और भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। हमाद के नन्हे कदमों ने इनके घर में खुशियाँ बिखेर दी। वहीं ईमान की जन्म से ऐसी कोई खुशखबरी न मिली थी। अम्मी को परेशानी लाहक हो गई। वो अक्सर ईमान को इलाज करवाने का कहती। ईमान ने हर मुमकिन तरीके से मदद करने की सब करती कि सब कुछ ठीक है। शायद अल्लाह को यही मंजूर नहीं। और फिलहाल तो अफजाल को भी औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं। इब्राहिम के यहाँ बेटी पर भी ईमान की जन्म से कोई खुशखबरी न मिली तो अम्मी मजीद परेशान हो गई। वो जब भी फ़ोन करती अम्मी यही कहती। फिर वो दिन भी आके तब ईमान की जान से खुशखबरी मिली, लेकिन इस दौरान अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। एक दिन अचानक रात को अम्मी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इन्हें बचा नहीं सके। ईमान और इब्राहिम अपनी अपनी जगह दोनों ही तड़पे थे। बहुत कोशिश के बावजूद भी डॉक्टर ने ईमान को आने की इजाज़त न दी। फिर 3 माह बाद ईमान के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। मामू बनने की खुशी में बार बार इसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो बार बार अम्मी की तस्वीर के सामने जाकर कहता, आपको बहुत जल्दी थी ना जाने की, थोड़ा सा सब्र कर लेती तो इसे तो नवासी से मिलकर जाती। ईमान की ख्वाहिश पर इब्राहिम ने माहम का नाम रखा था। माहम की पैदाइश के बाद ईमान और भी ज़्यादा मसरूफ रहने लगी। अफजाल अपनी बेटी के लिए एक सेकंड की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से ईमान ने बात करना और भी कम कर दी। ये फैसले बढ़ते बढ़ते न जाने कब इतने बढ़ गए कि वो अपने ही एक दूसरे से अनजान होने लगे। महीने में एक आध बार बात होती। हैरियत पूछते हुए ही खत्म हो जाती। इब्राहिम के प्रमोशन के बाद इसने पूरे घर का नक्शा बदलवा दिया, सिवाय बड़े कमरे के। इस कमरे में इसकी और ईमान की बचपन की बहुत सारी यादें थी। अक्सर कभी जो घर में ईमान का जिक्र छिता तो सारा दिन इसी के बारे में बातें करते गुजर जाता। वक्त गुजरता गया और 8 साल गुजर गए। ईमान के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। अपने 3 माह की बेटी को गोद में रखे वो अपने मुल्क वापस जा रही थी, अपने विषय भाई से मिलने के लिए। माहिम बार बार इसे पूछती, मामा कितनी देर में पाकिस्तान आएगा, मामू क्या हमारा वेट कर रहे होंगे। अब वो अपनी बेटी को क्या बताती से कहीं ज़्यादा इंसान से खुद था। वो खुद अपने भाई से मिलने के लिए बेचैन थी। अफजाल इसकी बेचैनी को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। बेशक वो बेहतरीन साथी था, वो इसके हर दुख हर सुख में इसके साथ था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो वो लम्हा भी आ गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते तो दूर सामने बहुत दूर लोगों के बीच में इब्राहिम खड़ा था, जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। ईमान ने आओ देखा ना ताओ साहिल को अफजाल को देखकर किसी की परवाह किए बगैर इब्राहिम की तरफ भागी और इसके सीने से लगा फूट फूट कर रोने लगी। इब्राहिम कभी हाल से जुदा न था, लेकिन वो आंसू नहीं बहा पाया। शायद लोगों का ख्याल करके कंट्रोल कर लिया। जबकि अपनी माँ को इस तरह से खुद से दूर जाता देखकर साहिल जो भी कभी अपनी माँ के लम्से को बचाने लगा था, गला फाड़ कर रोने लगा। जबकि इस अफजाल इसे संभालने में हलकान हो रहा था। साहिल साहब बहुत मूडी थे। वो अपनी माँ के अलावा किसी और की कोई पसंद न करते थे, चाहे बाप ही क्यों ना हो। जबकि इब्राहिम अब अफजाल से मिल रहा था और साहिल अपनी मासूम नज़रों से अपनी माँ का रोता चेहरा देख रहा था। इब्राहिम ने ईमान को अपने बेटे से मुतारिफ करवाया, जो अनजान नज़रों से इन्हें देख रहा था। जबकि अपने फुप्पो को एयरपोर्ट से लाने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन वही था। फुप्पा फ़ोन में इतनी प्यारी नहीं लगती, हवाद ने मासूमियत से कहा। फ़ोन कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी ने फासले तो मिटा दिए थे, लेकिन वो अपनों का लमस तो नहीं दे सकते थे। ईमान ने से प्यार किया तो वो घबराते घबराते मुस्कुराया। शायद वो अपनी फूफो से शर्मा रहा था। फिर वो लोग आकर गाड़ी में बैठे और इब्राहिम घर की तरफ लेकर जाने लगा, जहाँ इसकी बीवी और लाडली बेटी इनका इंतजार कर रही थी। ये क्या बात हुई, 8 साल के बाद आप आ रहे हैं, वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। गाड़ी में बैठते हुए अफजाल ने जब ये बताया कि वो सिर्फ 4 दिन के लिए यहाँ आए हैं तो इब्राहिम को दुख हुआ। और 8 साल बाद अपनी बहन से मिल रहा था, वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। अरे भाई मजबूरी है, अभी भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है और आप तो जानते हैं इब्राहिम भाई, अपनी चीज़ को बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, तब ही जाके किसी काबल होती है। इब्राहिम ने समझाते हुए कहा, लेकिन आप फिक्र ना करें, 4 दिन ईमान ही रहेगी। मैं और माहिम जाएंगे शादी पकी के पार्टीज क्यों मैं और माहिम जाएंगे शादी में क्यों पार्टनर। अफजाल ने अपनी गोद में बैठी बेटी से कहा, जिसके बदले इसने हाथ पर ताली बजाई थी। इब्राहिम मुस्कुराया। रिश्ते सभी बहुत खास होते हैं। इब्राहिम ने यही सोचा, कल ऑफिस जाते ही वो अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी लेगा ताकि सारा वक्त ईमान के साथ गुजार सके। वो घर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। रात के 8:30 बज चुके थे। वो लोग सफर से थके हुए थे, तो स्मिरा ने सबको यही कहा कि वो आराम करें। जबकि ईमान और इब्राहिम एक दूसरे के साथ बैठकर न जाने कितनी देर बातें करना चाहते थे, लेकिन मंजर ऐसा था वो थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के चेहरे को देखकर मुस्कुरा देते। बच्चे आपस में दोस्ती कर चुके थे। जबकि ईमान ने साफ साफ कह दिया था कि जबकि एमन ने साफ साफ कह दिया था कि इसे हमाद नहीं बल्कि साहिल चाहिए। हमाद गंदा भाई है। जबकि पप्पू के साथ इसने कुछ खास दोस्ती न की थी। आखिर वो इसके बाप को मारती थी। जबकि ईमान ने 2-3 बार जबरदस्ती से अपने करीब करना चाहा। जबकि वो अपने बाप की गोद में बहुत ज्यादा खुश थी। ईमान को देखकर शक्ल बहुत सीरियस बना लेती, जिस पर ईमान की हंसी निकल जाती। 4 साल की ये अफलातून बिल्कुल इसी पे गई थी, लेकिन आखिर को इतनी सीरियस शक्ल क्यों बना के रखी थी। आखिर पप्पो के साथ जिसको दुश्मनी क्या थी। समीरा ने 2-3 बार सख्ती से घूरा भी, लेकिन इसने कोई असर न लिया था, क्योंकि इस वक्त इससे सबसे बड़ी स्पोर्ट इसका बाप इसके करीब था, जिसके होते हुए वो किसी से नहीं डरती थी। इब्राहिम जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो ईमान अभी तक सो रही थी। शायद सफर की थकान की वजह से सुबह इससे मिले बगैर ही चला गया। न जाने क्या वक्त है
ना जाने क्या वजह थी कि एक दूसरे को सामने पाकर वो खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, जबकि बातें इतनी थी कि एक दूसरे से करने के लिए शुरू हो तो कभी खत्म ना हो। लेकिन वो शुरू कहाँ से करें? वहां से जहां वो इसे छोड़कर चली गई थी, वहां से जब इसकी शादी पर इसकी बहन ना आ सकी थी, वहां से जब इसकी माँ मर गई और वैसे गले लगाकर रो भी ना सका। दोनों ही अपनी जगह परेशान थे। आज अफजाल माँ और माँ हमने चले जाना था शादी पर, और फिर इसके बाद ईमान ने सारा वक्त अपने भाई के साथ गुजारना था। इसके लिए वो आज ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए आया। इब्राहिम काम का कितना ज़्यादा बोझ है, इस वक्त मुझे अपने अच्छे वर्कर्स की ज़रूरत है। सॉरी, इस वक्त मैं छुट्टियां नहीं दे सकता, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बॉस ने बेबसी से कहा था। वो पिछले 11 साल से इसके ऑफिस में काम कर रहा था। वो काम के साथ साथ इसने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की थी, और कंपनी का यही बॉस इसने और इस कंपनी और यहाँ के बॉस ने हर अच्छे बुरे वक्त में इसका साथ दिया था। इस बुरे वक्त में उन्हें छोड़ नहीं सकता था। अपने बॉस को दिलासा देकर बाहर आ गया। इसे ईमान के साथ ना रहने का दुख था, लेकिन फिर भी ईमान ने अगले 3 दिन घर में ही रहना था, और इस बात को लेकर वो काफी पुरसुकून था। आज ऑफिस जाने के बाद इसका इरादा ईमान के साथ बैठकर बहुत सारी देर बातें करने का था। वो अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा करना चाहता था, जबकि ईमान भी समरा से 1000 बार पूछ चुकी थी कि इब्राहिम वापस कब आएगा, जिस पर समरा मुस्कुरा कर कहती शाम तक आ जाएंगे। शाम से रात हो गई और रात के 10 बज गए, लेकिन इब्राहिम वापस ना आया। वो बाहर सोफे पर इसका इंतजार करती रही, जहाँ बचपन से करती थी कब वो आएगा और ईमान इसे खाना देगी। नींद से बुरा हाल हो रहा था। इसने अफजाल और माहम को आज शादी पर भेजा था, इसका सामान तैयार किया, जबकि माहम की सारी चीज़ों के साथ सब कुछ मैच करके रखना था कि अफजाल को कोई परेशानी ना हो, और फिर सारा दिन साहिल को संभालना। काम वैसे भी समरा ने इसे कोई ना करने दिया था। इसे याद है शादी वाले दिन भी वो अपने भाई के कपड़े इस्त्री कर रही थी, लेकिन अब इसके कामों की नौयत बदल चुकी थी। अब इसके भाई को संभालने के लिए इसकी बीवी थी, जबकि वो अब अपने शौहर और बच्चों को संभालती थी। इंतजार कर करके वो थक चुकी थी। जब इब्राहिम 11 बजे तक भी ना आया तो वो अंदर अपने रूम में जाने लगी। तभी इब्राहिम आया और काफी थका हुआ था। सलाम करके इसके साथ ही सोफे पर बैठ गया। समरा ने आकर खाने का पूछा तो इसने बताया कि वो खाना खा चुका है। भाई, आप काफी थके हुए लग रहे हैं, आप आराम करें। तब इसके करीब बैठे हुए 5 मिनट ही हुए थे जब इसे इब्राहिम की थकावट का एहसास हुआ। वो बेचारा सारा दिन का थका हारा घर आया था, और अभी ईमान के साथ वक्त गुजार रहा था। अरे नहीं नहीं, बैठो, हम बातें करते हैं। इब्राहिम ने इसका हाथ पकड़कर अपने करीब बैठाया। भाई, मेरा ख्याल है आपको आराम करना चाहिए। देखिए, आपकी आंखें भी सुर्ख हो रही हैं। मैं तो अभी यहाँ ही हूँ, हम कल बातें करेंगे, आप चाहे आराम करें। इब्राहिम की तबीयत बेचैन देखकर बस के करीब से उठ गई थी। जबकि इब्राहिम सोच रहा था एक दूसरे से बातें करने के लिए इसे वक्त और सेहत का कैसे ख्याल आया कि इसकी वही बहन थी जो इसकी बीमारी पर सारी सारी रात इसके सहारे बैठकर गप्पे मारती थी, ना खुद सोती थी और ना ही इसे आराम करने देती। हाँ, बदल गया था, सब कुछ बदल गया था। अब इसकी बहन इसकी चिपकली या मेंढकी ना रही थी। इब्राहिम को याद था कि वो इसे कालू कहकर पुकारता था, जबकि इसकी रंगत में कोई कालापन था ही नहीं। इसे प्यार से मानो हेमी और न जाने कितने नामों से पुकारता था, लेकिन अब वो ईमान थी, सिर्फ ईमान। अगले दिन भी इसकी आंख तेज से खुली। इब्राहिम जा चुका था। अब वो जानती थी कि इसे वापस लेट ही आना है। कल जो उन्होंने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात की थी, इसमें इब्राहिम ने इसे यही बताया था कि इसकी कंपनी आजकल लॉस में चल रही है, काम का बोझ बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इसे ओवर टाइमिंग करनी पड़ रही है। परसों इतवार था, इब्राहिम ने सारा दिन ही घर पे रहना था, लेकिन परसों इसका आखिरी दिन था यहाँ। तो क्या वो सिर्फ एक ही दिन में अपने भाई के साथ गुजारेगी? क्या हो गया था इन लोगों को? एक दूसरे से खुलकर बात क्यों नहीं कर पा रहे थे? एक दूसरे के सामने आते, एक दूसरे के बात करने के बजाय आगे पीछे की बातें करते। वो जो अम्मी के काम में अपने भाई के सीने से लगकर रोना चाहती थी, अपने भाई की शादी में ना आने का गम मनाना चाहती थी, वो जो हमाद की पैदा होने पर भी ना आ पाई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक अजनबियत की दीवार इन दोनों में आकर खड़ी हो चुकी थी, और वो दोनों ही इस दीवार को गिरा नहीं पा रहे थे। ईमान को लगा जैसे इब्राहिम बदल गया है, वो इसका पहले जैसा भाई नहीं रहा। और इब्राहिम सोच रहा था कि ईमान बदल चुकी है, वो इसकी छिपकली नहीं बल्कि समझदार लड़की बन चुकी है, जिस पर इसके घर, बच्चों की, शोहर की जिम्मेदारियां हैं। इसके मायके के रिश्ते पीछे छूट चुके हैं और वो नए रिश्ते निभा रही है। इब्राहिम घर वापस आया, रात के 11:30 बज चुके थे। वो आज भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और ओवर टाइमिंग की वजह से इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। इस वजह से ईमान बाहर नहीं आई। वो जानती थी कि इसका भाई इसके पास बैठेगा, शायद इससे बातें करना चाहे, लेकिन वो जानती थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कमरे से बाहर नहीं की ताकि इब्राहिम इसे सोता समझकर आराम कर ले। इब्राहिम ने घर आते ही सबसे पहले ईमान के बारे में पूछा। आज वो इसके लिए रसमलाई लाया था, लेकिन ये सुनकर के बस हो गई, वो उदास हो गया। आज इससे अपने आप को फ्रेश जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ईमान के सोने का सुनकर वो उदासी से अपने कमरे में आ गया। सिमरन ने इसकी उदासी बहुत नोट की थी। सुबह सवेरे वो घर से ऑफिस चला गया। कल आखिरी दिन था, परसों सुबह ईमान ने निकल जाना था, और ना जाने बहन भाई की मुलाकात कब हुआ। तीसरे दिन वो 10 बजे ही काम से फारिग हो गया था। सीधा घर आया, जहाँ इसकी बेटी और ईमान एमन और ईमान एक दूसरे से लड़ रही थी। ये मन से देखा वो परेशानी से आ गया। ये मेरे बाबा ने दिया है मेरे लिए, खबरदार जो आपने हाथ लगाया। एमन अपना टेडी से छीनने की ये मेरे बाबा ने दिया है मेरे लिए, खबरदार जो आपने हाथ लगाया। ईमान अपने टेडी से छीनते हुए बोली थी। बड़ा आया तुम्हारा बाप तुम्हें देने वाला, ये मेरे भाई ने मुझे तेरे में बर्थडे पर दिया था, ये मेरा है। एमन ने फिर से इसे खींचा। जाकर अपने बाप से पूछ ले कि किसका है। ईमान भी छोटे बच्चे की तरह अपने टेडी छीनने की कोशिश कर रही थी। इब्राहिम मुस्कुराए अंदर आया। ये आ गया तो तुम्हारा पापा भी पूछती हूँ मैं। ईमान ने टेडी इसके हाथ से खींचकर ऊंचा किया। बताओ ये किसका है? हिम्मत कैसे हुई खरगोश कहीं कि मेरा टेडी उठाकर अपनी बेटी को देने की? वह मुकम्मल लड़ाई के मूड में इसके सामने खड़ी पूछ रही थी, जबकि ईमान उछलकर अपने टेडी पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ईमान से अच्छा लगता था मैंने उठाकर दे दिया, और अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो ले जाती अपने साथ। रख के क्यों गई थी? अब ये मेरी बेटी का है, दो इसे वापस। इसने एक ही लम्हे में इसे छीनकर एमन के हवाले कर दिया, जबकि ईमान सदमे से अपने टेडी बेयर से
इसे ले जाते हुए देख रही थी। अमन के लिए वो ज़रूरी था क्योंकि वो अपने डैडी के साथ होती थी। ये जाने बगैर कि जिस फूफो के साथ वो सबसे ज़्यादा खिलाफ है, ये इसी की चीज़ है। ईमान मुंह बनाकर बैठ गई। अरे तो अब छोटी बच्ची थोड़ी हो रही है, तो मैं नया ला दूंगा। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बैठा। तुम्हारी वो लाडली मेरी रसमलाई भी खा गई, भूखे बाप की बेटी। वो तुम मेरे लिए लेकर आए थे। ईमान ने मजीद मुंह फुलाया। मैं सुबह और ले आऊंगा। वो उसके करीब आकर बैठते हुए बोला, मेरा प्यारा खरगोश। ईमान ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपना सर रखा। और टेडी भी लेके देना। वो वहीं पर सर रखे हुए बोली थी, जबकि समरा मुस्कुराते हुए ईमान और हमाद को सुलाने चली गई। क्यों ये टेडी है तो मैं तुम्हारे पास इसने सोते हुए साहिल की तरफ इशारा किया, जो इतने शोर शराबे के बावजूद भी ना उठा था। ईमान मुस्कुराई। मेरी बैडमिंटन की तो नहीं उठाई ना? मेरी बैडमिंटन की तो नहीं उठाई थी ना? अगर इससे कोई नुकसान हुआ तो मैं जान निकाल दूंगी तुम्हारी। सर पर एक बात नहीं छोड़ूंगी। नहीं, वो सही सलामत है, इब्राहिम ने जल्दी से बताया। हम दोनों खेलेंगे, ईमान चहकते हुए कहा। छत पर गई थी मैं, मेरे सारे पौधे ठीक से लगे हैं, इसने मजीद बताया। और वहाँ जो मैंने नए पौधे लगाए, इनका क्या? इब्राहिम ने इसके जाने के बाद इसके पौधों का बहुत ख्याल रखा था। सारे अच्छे हैं, लेकिन मेरे हाथ से लगे हुए पौधों की अलग ही रौनक है। वो इतराई थी। आंखें खोल के देखती तो पता चलता रौनक की ज्यादा किसकी है। इब्राहिम ने बताना जरूरी समझा, क्योंकि इसके फूलों वाले खूबसूरत पौधे वाकई सारे पौधों को चार चांद लगाते थे। इब्राहिम ने बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसके फूलों वाले खूबसूरत पौधे वाकई सारे पौधों को चार चांद लगाते थे। जनाब, मैंने अपनी आंखें खोलकर ही देखा है। वो गुलाबी फूलों वाला पौधा कहाँ गया? ईमान ने पूछा, क्योंकि वो इसका फेवरेट था। गलती से एक दिन अमन को अपने साथ लेके गया था, इसने तोड़ दिया। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी का कारनामा सुनाया। तुम्हारी ये बेटी अफलातून है, मेरी सारी चीज़ों पर नजर रखी हुई है इसने। ईमान ने मुंह बनाकर इसकी बेटी की शिकायत लगाई। बिल्कुल तुम पे गई है, तुम्हारी सारी हरकतें सब आती हैं इसमें। इब्राहिम मुस्कुराया था। आज अम्मी होती ना, सीधा कर देती तुम्हारी लाडी को मेरी तरह। ईमान ने हंसते हुए कहा, जबकि अम्मी की जगह पर इब्राहिम उदास हो गया था। काश अम्मी यहाँ होती, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत ज्यादा खुश होती। हाँ तो खुश तो होना ही था, आफ्टर ऑल इतनी अच्छी माँ, इतनी अच्छी बीवी, तमीजदार लड़की हो गई हूँ। ईमान शुरू हुई तो इब्राहिम ने इसके बात करती, इसलिए नहीं ये सोचकर कि आज भी इनकी लड़की अक्ल से पैदल ही है। इब्राहिम ने मजाक उड़ाया। तुम्हारा सहरा किससे बांधा था? वो 8 साल में ये सवाल पूछने की हिम्मत न कर पाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके भाई इसका हक किसी और को दे, और वो जानना ही नहीं चाहती थी कि इसका सहरा किसने बांधा है। तो वो बस आज खुद को रोक नहीं पाई तो पूछ लिया, किसी ने नहीं, ये मेरी बहन का हक था, मैंने किसी और को क्यों देता? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर चीट लगाई। बात करते करते ना जाने कब रात के 2:30 बज गए। जब इब्राहिम को भूख सताने लगी, सिमीरा को जगाकर इसको खाना देने का बोलता हूँ। इब्राहिम ने उठते हुए कहा, अरे छोड़ो ना इसको, चलो पार्टी करते हैं। ईमान ने आइडिया दिया। फिर दोनों मुस्कुराते हुए किचन में आए, जहाँ आलू तो नहीं थे हाँ, लेकिन नूडल्स के पैकेट्स पड़े हुए थे, जो कि वो अमन के लिए लाता था। फ्रिज खोला, जहाँ चॉकलेट्स थी वो भी अमन की ही थी। अब ये मत कहना तो मेरी बेटी की चॉकलेट खाने वाली हो। इब्राहिम ने घूरा। कोई शाही बादशाह की बेटी नहीं है तुम्हारी लाडली, इस घर की पहली बेटी मैं हूँ। इन चॉकलेट्स पे मेरा हक है। किस बेहस फुप्पो से कैसी बेहस फुप्पो हो तुम? रात के 2:30 बजे भतीजी की चॉकलेट चोरी करके खा रही हो। इब्राहिम ने शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, वही भतीजी जो सुबह मुझे कह रही थी कि आप मेरे बाबा के बाल क्यों खींचती थी। दिल किया एक बात नवाबजादी को बताऊं, वो तुम्हारा बाप बाद में है, मेरा भाई पहले है। लेकिन तुम्हारी बेटी भी क्या चीज़ है यार, थोड़ी देर के बाद होठ बाहर निकालती है और रोने लगती है, रोते हुए इतनी फनी फेस बनाती है। ईमान ने कहका लगाया था, जिस पर इब्राहिम ने से घूरा था। अप, अपनी लाडली बेटी की शान में वो जिस पर इब्राहिम ने इसे घूरा था। अपनी लाडली बेटी की शान में गुस्ताखी को कैसे बर्दाश्त करता। बस बहुत हो गया। ईमान, अब मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज़ मत कहना। हाँ भाई, बिल्कुल बादशाह सलामत। खरगोश साहब की बेटी की शान में गुस्ताखी कोई कैसे कर सकता है? पता नहीं है हमाद किस पे गया है, कितना क्यूट, कितना प्यारा बच्चा। और ये तुम्हारी बेटी बाबा की चमची। ईमान फिर से शुरू हो गई थी, सारी रात बातों में गुजर गई। समरा ने सब सुबह उठकर किचन का हाल देखा तो सब पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि बस दोनों सो चुके थे। और ये इब्राहिम का ही मशवरा था कि हम सुबह किचन साफ कर लेंगे। जगह जगह नूडल्स के पैकेट पड़े हुए थे, जबकि ईमान इतने सालों के बाद एक बार फिर से गर्म फैलाकर बहुत ज्यादा खुश थी। सिलिका चोरी का मुजाहिरा करते करते थक चुकी थी। इतने सालों के बाद इसे खुलकर जीने का मौका मिला था। 2 बजे वो उठी, जब अफजाल ने फोन करके बताया कि वो आज सुबह तक आज पहुंच जाएगा और फिर इसके घर से वापसी के लिए निकलेंगे। एमन जब इब्जाल ने फ़ोन किया और बताया कि वो आज सुबह तक पहुंच जाएगा और फिर इनके घर से ही वापसी के लिए निकलेंगे। ईमान उठकर किचन में आई तो इससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, क्योंकि समरा सारा किचन शीशे की तरह चमका चुकी थी। इसकी वजह से बेचारी समरा को इतनी ज़्यादा परेशानी सहनी पड़ी, जिसके लिए इसने सिमरा से माजरत की थी। अरे इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? आपके अफलातून कारनामे मैं पिछले 8 साल से सुन रही हूँ। इस मुशायरे को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, ईमान का मूड आज क्यों ऑफ है? इसने एक नजर अमन को देखा, जो घर की सीढ़ियों पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। वो हमाद ने फिर से इसकी चॉकलेट उठाकर खा ली और अब कबूल नहीं कर रहा, इसलिए वो इब्राहिम के उठने का इंतजार कर रही है कि अपना शिकायतनामा खोले। समरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सारा इल्जाम हमाद पर आने पर वो थोड़ा बहुत सुकून हो गई थी। अब इसका लल्ला अपनी फूफो के लिए इतना तो कर ही सकता था ना, लेकिन इसका भाई का क्या भरोसा, वो कहीं इसकी भतीजी के सामने इसकी इज्जत का कबाड़ा न कर दे। इसलिए वो समरा के करीब से उठी और इब्राहिम के कमरे में आई। वो सारी जिंदगी इसने ये कमरा चमका कर रखा था। इस कमरे की सेटिंग आज भी वही थी जो बचपन से करती आई थी। इब्राहिम के हर अंदाज में ईमान के लिए प्यार
प्यार ही प्यार था। वो इसके पास आई और पानी से भरा हुआ ग्लास इसके मुंह पर फेंका। ईमान की बची चुड़ैल, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाली। इब्राहिम जाग उठा, इसके पीछे भागा था। चुड़ैलों का जिन कभी नहीं बिगाड़ सकते। वो भागते हुए बोली थी, याद है तुमने एक बार इतवार के दिन दोपहर 2 बजे सोते हुए मेरे ऊपर ठंडा फ्रिज का पानी गिराया था, ये इसका बदला है। वो भागते हुए बोली, जबकि इब्राहिम पानी का जग लिए इसके पीछे भाग रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर वो पानी इस के ऊपर गिराता तो जग खाली हो जाता, जबकि इसकी फरमादार बेटी क्लास भर भर कर जग में डालकर सब जग को फिर से फुल कर देती। अफजाल के आने के बाद आहरिमान रो रो कर वापस चली गई, जबकि अफजाल ने इसके इस तरह से रोने पर पक्का वादा किया था कि वो अगले साल से जरूर लेकर आएंगे। अफजाल अपने वादे का पक्का था, वो जो भी वादा करता जरूर निभाता था, इसलिए ईमान ने इसके वादे पर यकीन करके वापस चली गई थी। घर में 2 दिन का शोर खत्म हो गया था। एमन तो बहुत ज्यादा खुश थी कि फूफा वापस चली गई, जबकि हमाद ने भी ज्यादा असर न लिया था। समरा भी रूटीन पर वापस आ गई थी, लेकिन इब्राहिम उदास हो गया था। लेकिन ये सोचकर खुश था कि इसकी बहन 8 साल तो क्या 80 साल के बाद भी वापस आई तो ऐसे ही खुश हो गई। पिन बहन भाई दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो कभी नहीं बदलता। ये हमारी सोच है कि भाई शादी के बाद बदल गया, बहन ने अपना घर बसाकर भूल गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हमेशा एक जैसे होते हैं, मगर इन्हें एहसास दिलाना पड़ता है कि वो बदले नहीं है, बल्कि पहले जैसे ही हैं, जैसे हमेशा से थे। हमारे रिश्तों को एहसास दिलाना चाहिए कि हम हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, और हमारे अंदर फीलिंग्स हमेशा एक जैसी ही होती हैं। वक्त बदल जाता है, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, लेकिन ये दूरियां मोहब्बतें कम नहीं करती। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर भाई बहन के रिश्ते को सलामत रखे। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह हर बहन के भाई को सलामत रखे और हर भाई को अपनी बहन की खुशियां देखना नसीब करे। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो गाइस, ये थी आज की कहानी, अरीज का एक छोटा सा खूबसूरत नावल जो काफ़ी इमोशनल था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे कल एक और नावल के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।